नमस्कार एंड वेलकम टू जी चिल्स। कैसे अजीत डोभाल ने चीन के हाथ से छीना $1 ट्रिलियन। अजीत डोभाल के एक चाल ने कैसे चीन को सुसाइड करने के लिए कर दिया मजबूर। G20 के बाद से ही चीन में क्यों मारे जा रहे हैं चीन के टॉप अधिकारी और मंत्री। अमेरिका के साथ मिलकर अजीत डोभाल ने कैसे तैयार की चीन की मृत्यु सैया। अजीत डोभाल के किस कूटनीति के कारण चीन बॉर्डर से 10 किलोमीटर पीछे भाग गया था। NSA पद के लिए जयशंकर का नाम काटकर मोदी ने अजीत डोभाल को क्यों चुना था। जब मोदी को डंडे से काम लेना होता है तो वे अजीत डोभाल को कॉल क्यों करते हैं। आखिर क्यों कहा जाता है कि कश्मीर में पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चीन है, जिसकी पूंछ में अजीत डोभाल ने आग लगा दी थी। क्या अजीत डोभाल के कारण चीन में रोज मारे जा रहे हैं टॉप कमांडर और जनरल। दोस्तों, जब से नई दिल्ली में G20 का आयोजन हुआ है तब से ही चीन के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। G20 में जिनपिंग के भारत न आने का सबसे बड़ा कारण अजीत डोभाल थे। आज चीन और अजीत डोभाल के बीच जो खुलासा होने जा रहा है उसे सुनकर आप भी सभी दंग रह जाएंगे। कहने को तो चीन दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी शक्ति है, लेकिन अजीत डोभाल के सामने कैसे वह चींटी के समान रेंगता नजर आ रहा है। आज आपको पता चल जाएगा कि भारत में मोदी और अमित शाह के बाद तीसरा अगर सबसे कोई शक्तिशाली व्यक्ति है तो उसका नाम अजीत डोभाल है। चीन का राष्ट्रपति G20 में इसलिए नहीं आया था क्योंकि अजीत डोभाल ने उसके $1 ट्रिलियन छीन लिए थे। जी हाँ दोस्तों, ठीक सुना आपने। जिनपिंग के भारत न आने का सबसे बड़ा कारण इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC था, और इस कॉरिडोर का कर्ता धर्ता कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अजीत डोभाल को माना जाता है। रेल और बंदरगाह के जरिए यह कॉरिडोर भारत को मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट को यूरोप एवं अमेरिका से जोड़ने का काम करेगा। इस कॉरिडोर के कारण चीन के $1 ट्रिलियन के BRI प्रोजेक्ट में आग लग जाएगी। G20 में आने से पहले जिनपिंग को भनक लग गई थी कि अजीत डोभाल IMEC नामक माचिस की तिल्ली से उसकी पूंछ में आग लगा चुके हैं। G20 में दिल्ली जाकर जिनपिंग राख नहीं बनना चाहता था, इसी कारण उसने नई दिल्ली में आयोजित G20 में न आने का फैसला किया था। हालांकि बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि IMEC को तैयार करने और इस पर सहमति बनवाने में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का बड़ा हाथ रहा है। इसी कारण चीन के BRI को बर्बाद करने के लिए केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया अजीत डोभाल को सलाम करती है। IMEC को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के विकल्प के तौर पर लाया गया था। शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि BRI बन जाने के बाद चीन पूरी दुनिया का सिकंदर बन जाता। भारत हमेशा हमेशा के लिए चीन के नीचे दबा रह जाता। जरा ध्यान से सुनिए, BRI के माध्यम से चीन दुनिया में कैसे बवाल मचा देता। BRI के जरिए चीन खुद को मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक जोड़ना चाहता था। वह समुद्री रास्तों के जरिए अफ्रीका तक भी पहुंच बना रहा था। चीन सड़क, रेल और समुद्री मार्गों के जरिए एक ऐसा नेटवर्क बना रहा था जिससे पूरी दुनिया तक उसकी पहुंच हो जाए। ऐसा करने के बाद पूरी दुनिया पर चीन का एक छत्र राज कायम हो जाता और भारत हमेशा पीछे खड़ा रहता। हालांकि चीन के ऐसा करने से पहले ही अजीत डोभाल ने IMEC के तौर पर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। उन्होंने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि चीन उसमें फंस गया। इसी कारण जिनपिंग नई दिल्ली के G20 में भी नहीं आया क्योंकि वे अपनी आंखों के सामने $1 ट्रिलियन को डूबते नहीं देखना चाहता था। IMEC आने के बाद चीन की लंका लगना शुरू हो गई। हाल ही में इटली ने चीन को जोरदार तमाचा मारते हुए खुद को BRI से बाहर निकाल दिया है। इटली के बाद अभी और भी कई देश लाइन में लगे हैं जो चीन को झटके पर झटके देंगे। कहा जाता है कि G20 में मिले भयानक हार के बाद जिनपिंग बुरी तरह फ्रस्ट्रेटेड हो गया था और अब वह बौखला चुका है। वह कभी फिलीपींस पर वाटर कैनन से हमला करता है तो कभी हमास के समर्थन में हथियार का सप्लाई करता हुआ पाया जाता है। लेकिन चीन को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने खुद का सुसाइड करना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ठीक सुना आपने। जिनपिंग अपने ही करीबियों को गायब करता जा रहा है। उसके सबसे करीबी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री गायब हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि उसने उन दोनों को मरवा दिया है। इन दोनों के अलावा चीन ने कई जनरल और कमांडरों को भी मरवा दिया है।
जो परमाणु बमों की जानकारी अमेरिकी खुफिया तंत्र को सौंप रहे थे। मतलब G20 में अजीत डोभाल ने चीन को बुरी तरह हराकर उसके बुरे दिन शुरू कर दिए। आज वह अपने ही लोगों का अपने ही हाथ से गला घोंट रहा है। पीओके में सीपेक बनाकर वह कश्मीर पर राज करना चाहता था, लेकिन अजीत डोभाल के एक झटके में उसके पूरे संतुलन को ही बिगाड़ दिया। G20 में पेश किया गया IMEC अचानक से लाया गया प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि इस पर 2 साल से काम चल रहा था। 2 साल पहले अक्टूबर 2021 में एक फोरम का गठन किया गया जिसका नाम I2U2 था, जिसमें भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE और अमेरिका शामिल थे। बाद में सऊदी अरब भी इसका हिस्सा बन गया। इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को तैयार करने के पीछे NSA अजीत डोभाल का हाथ है। अजीत डोभाल कई महीनों से IMEC में शामिल देशों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने सबसे ज्यादा चर्चा अमेरिकी NSA जेक सुलिवन के साथ की। जहां I2U2 में 4 देश थे, वहीं IMEC में 7 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन इसके 8 भागीदार देश हैं। ये सभी देश इस प्रोजेक्ट को साथ लेकर आए हैं। IMEC कॉरिडोर नई दिल्ली में आयोजित G20 की सबसे बड़ी सफलता थी। शायद इसी कारण यूक्रेन युद्ध के बावजूद सभी देश खुशहाली में एकजुट होकर G20 डिक्लेरेशन पर आसानी से साइन भी कर दिए थे। बता दें कि I2U2 इसलिए बनाया गया था ताकि मिडिल ईस्ट में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके। धीरे धीरे IMEC ने अपना रूप धारण करना शुरू कर दिया। IMEC पर बातचीत शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के राजकीय दौरे पर जाना था। इसी समय भारत और अमेरिका के बीच इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी ICET पर बात बनी। इसके जरिए दोनों देशों के बीच डिफेंस और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को मजबूत करना था। इसे प्रभावी बनाने के लिए भारत और अमेरिका के बीच एक कॉरिडोर की जरूरत थी। इस तरह धीरे धीरे IMEC ने रूप लेना शुरू किया। G20 बैठक में जब IMEC को लेकर सहमति बन रही थी, उस वक्त NSA अजीत डोभाल भी मौजूद थे। वह प्रधानमंत्री के पीछे बैठे हुए अपने प्लान को सफल होते देख रहे थे। इसी कारण पूरी दुनिया अजीत डोभाल को ही IMEC का असली सूत्रधार मानती है। कहा जाता है कि चीन को $1 ट्रिलियन का जोरदार झटका देकर अजीत डोभाल ने गलवान घाटी में शहीद हुए अपने 20 भारतीय सैनिकों का ब्याज के साथ बदला ले लिया था। इससे पहले भी अजीत डोभाल ने चीन को पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। एक बार डोभाल की चीन के रक्षा मंत्री वांग ही से 2 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात हुई थी। उसके ठीक बाद ही अचानक चीनी सेनाओं ने उस इलाके से पीछे हटना शुरू कर दिया जिस पर वो कुछ दिन पहले अपना दावा करते आई थी। उस वक्त चीन पर अजीत डोभाल का इतना बड़ा प्रभाव देखकर कई लोगों की भौहें ऊपर उठ गई थी। वर्ष 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद के लिए पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल, वर्तमान विदेश मंत्री S जयशंकर, पूर्व राजनयिक हरदीप पुरी और अजीत डोभाल के नाम पर विचार हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी ने डोभाल के नाम पर ही मुहर लगाई। इस वाक्य से यह समझा जा सकता है कि मोदी के लिए डोभाल कितने जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा जाता है कि विदेश नीति पर जब कभी भी उन्हें नरम रुख अपनाना होता है तो वह विदेश मंत्री S जयशंकर से बात करते हैं, और जब कभी उन्हें डंडे से काम लेना होता है तो वे डोभाल को बुलाते हैं। और आपने देख लिया कि अजीत डोभाल के डंडे में कितना दम है, जो चीन जैसे शक्तिशाली देश को भी सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।